पिछले कई दिनों से पठान फिल्म पर और उसके बाद बीबीसी की एक जो फिल्म आई उस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। और एक कोई बाबा भी नए नए अभी मनुवादी, वो तो ऐसे आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। ये 3 मुद्दे जो हैं पूरी मीडिया पे छाए हुए थे। तो जैसा मैं बार बार हर बार बोलता हूँ कि जब भी कोई इस तरह के मुद्दे होंगे तो कोई बहुत बड़ी चोरी, कोई बहुत बड़ी डकैती जो है ये मनुवादी मानसिकता की सरकार जो है छुपा रही होगी। तो वो आप लोगों को सामने आ गई। जो ये हिडनबर्ग की जो एक रिपोर्ट आई है उसमें ये नज़र आ रहा है कि करीब 4 लाख करोड़, 4 सवा लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में डूब गए हैं। एक्चुअल में जो असली रिपोर्ट्स हैं, जो असली बात है वो 11 लाख के करीब, 11 लाख करोड़ इसमें शेयर मार्केट में लॉस हुआ है। क्या ये लॉस सिर्फ शेयर होल्डर्स का हुआ है? क्या ये लॉस सिर्फ अडानी का हुआ है? ये जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो नॉन मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकार जो इसमें एक पिक्चर पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही पिक्चर नहीं है। असली इसकी इम्प्लीकेशन, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों को तकलीफ दूं, और इसकी असली इम्प्लीकेशन देश की गरीब जनता के लिए, ख़ास तौर पे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए क्या है इसकी इम्प्लीकेशन। तो इसके लिए आप सब लोगों को बहुत ध्यान से मेरी बात सुननी है ये। और ये ऐसे टॉपिक हैं जिसकी वजह से सारी ये जो मनुवादी मानसिकता के लोग जो ये सब चीज़ें इश्यूज ला रहे हैं, जो भटकाने के, असली वजह ये है। असली वजह ये होती है कि ये साइड में देश की जनता के पैसे चुरा रहे हैं। तो पहले अब जो ये हुआ है उसकी मेरी ओपिनियन में या मेरी समझ से क्या इम्प्लीकेशन है वो समझने की बात है। एक बहुत अहम बात है कि 2019 में अरुण जेटली साहब की डेथ हुई थी, आप सबको पता है। ये जो मिस्टर अडानी हैं, इन्होंने 80% से ज़्यादा अपने जो एसेट्स बनाए हैं, जो कमाई की है, ये पिछले 3 साल में, यानी कि अरुण जेटली साहब की डेथ होने के बाद ये इन्होंने सारे पैसे कमाए हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि अरुण जेटली साहब एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे और अमित शाह साहब और मोदी साहब उनसे एक बच्चे की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह काम नहीं करा सकते थे। और यही हाल कमोबेश हमारी फॉरेन पॉलिसी में हुआ है। जब सुषमा स्वराज जी की डेथ हुई है तब जो ये आज के जयशंकर साहब जो फॉरेन मिनिस्टर बने, इसीलिए हमारी फॉरेन पॉलिसी बर्बाद हो गई है, क्योंकि मोदी और अमित शाह साहब अब फॉरेन पॉलिसी भी डिसाइड कर रहे हैं विदाउट द इनपुट ऑफ कोई सीनियर लीडर बीजेपी का। उसी तरीके से जो फाइनेंस मिनिस्टर जब से निर्मला सीतारमण आई हैं, तो उनको तो अमित शाह साहब एक तरह से हुक्म देंगे और वो बजा लाएंगी, ऐसा एक माहौल है। अरुण जेटली साहब के साथ ऐसा नहीं था। इसीलिए अडानी साहब ने जितने भी पैसे कमाए हैं वो ये पिछले 3 साल में इनका शूट हुआ है ग्राफ। तो ये बात आप एक समझ लीजिए। दूसरी बात, ये जो रिपोर्ट आई है अभी हाइडेनबर्ग की 146 पेजों की, मेरा ऐसा मानना है कि एक तो ये जो कंपनी है ये सिर्फ कोई एक विसल ब्लोअर कंपनी नहीं है, ये इन्वेस्टर भी है। तो ये इस तरह के मौके ढूंढकर अपने आप भी पैसे बनाते हैं। लेकिन मेरा जो शक और शुबा है इन पे कि पिछले कुछ सालों से एक और भी जिनका नाम लिया जाता है ना, कि जो अंबानी और अडानी, 2 लोगों के नाम लिए जाते हैं। अंबानी नंबर 1 थे, आप सबको पता है, अभी 3 साल पहले तक। और अडानी का कोई नंबर भी नहीं था अंबानी साहब के सामने, कुछ उनकी हैसियत नहीं थी। ये अभी ज़्यादा 3-4 साल पहले की बात है। लेकिन अंबानी साहब जो थे वो, उनका लंबे टाइम से एक प्रणब मुखर्जी साहब ने उन्हें प्रमोट किया, और कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं जो उनके पुष्टपनाही कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को और दूसरी पार्टियों को ये देखना चाहिए कि कौन कौन से उनके जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो कौन अडानी और अंबानी के क्लोज हैं, उनसे ज़रा होशियार रहें तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा रहेगा। ये इसकी भी एक चलते चलते मैं ये बताता चलूँ। लेकिन अंबानी साहब को बहुत बुरा लगा होगा ऑब्वियसली कि वो नंबर 1 थे और उनको धक्का देके एक तरह से, और कोई ईमानदारी से पैसा उन्होंने भी नहीं कमाया था। ये बात सिर्फ मेरे जैसे ही लोग बोल सकते हैं। अगर वो केस करेंगे, जैसे हाइडेनबर्ग ने बोला है कि मुझ पे, हम पे केस करें तो हम खुश हो जाएंगे, उसी तरीके से अंबानी साहब भी मुझ पे अगर केस करेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये
क्योंकि मैं एक्सपोज कर सकूंगा, अपनी सच्चाई साबित कर सकूंगा कि ये सारी राजनीतिक मदद से और अफसरों की मदद से देश की जनता का जो लेजिटिमेट हक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिलवाया था कि हर एक देश का नागरिक देश की सारी संपदाओं का बराबर का मालिक है, वो किसी तरीके से धोखाधड़ी करके, और इससे अच्छा लफ्ज़ मेरे पास कोई मिल नहीं रहा है, इन लोगों ने ये पैसे कमाए। इसमें कोई इनका स्किल या कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मेहनत का या कोई इनका दिमाग नहीं चल रहा है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये बात समझने की है। तो अंबानी साहब को बहुत बुरा लगा होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये हिट जॉब है, यानी कि जो सुपारी वाला जॉब होता है ना, मेरा ऐसा मानना है कि ये सुपारी जॉब लगता है मुझे। कि अब देखिए आप कि अंबानी साहब से नीचे आ गए अडानी साहब, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक इसका एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन जो मेरी समझ में आता है, 3-4 इसके एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि अब जो मोदी साहब हैं और अमित शाह साहब हैं, इतने सारे पैसे कमा के इतना बड़ा नाम हो के शायद अडानी साहब अब उनको आंखें दिखाने लगे हों, तो उनको उनकी जगह पे लाने के लिए ये काम खुद अमित शाह साहब ने कराया हो, ये भी हो सकता है एक बात। तीसरी एक संभावना ये भी है कि दोनों को, जैसे एक वो 2 बिल्लियों की और बंदर की कहानी आपने सुनी होगी कि अगर 2 बिल्लियां लड़ेंगी तो बंदर बैठ के उनका फैसला कराएगा। तो तीसरी एक संभावना ये भी है। तो इन सभी संभावना को हमारे SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग और जो गरीब पिछड़े लोग हैं उनको समझना चाहिए। अब इस पर्सपेक्टिव में ये सारा खेल आपको समझना चाहिए, क्या हुआ क्या है हमारे साथ। पहली चीज़ ये कि क्या सिर्फ शेयर होल्डर्स का नुकसान हुआ है, ये अडानी साहब और इससे पहले अंबानी साहब करते क्या रहे हैं। एक चीज़ शुरू की थी हमारे चिदम्बरम साहब जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसको कहते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स। ये कॉन्सेप्ट हमारे चिदम्बरम साहब, जो आज बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और शरीफ बनने की कोशिश करते हैं और बड़े दुखड़े रोते हैं कि मुझे बंद करा दिया गया, वो तो एक अब अमित शाह साहब की ताकत है। तो जो काम चिदम्बरम साहब ने किया है वो ऑब्वियसली अब वो अमित शाह साहब करना चाहेंगे और वो कर भी रहे हैं, उनसे अच्छी तरीके से कर रहे हैं। इस बात का चिदम्बरम साहब को दुख होगा, खैर वो एक अलग बात है। तो पार्टिसिपेटरी नोट एक ऐसी चीज़ है जो एक पर्दा खड़ा करती है, जिसकी वजह से ये सारे घपले हो रहे हैं शेयर मार्केट में। एक बड़ा रीज़न पार्टिसिपेटरी नोट है कि पार्टिसिपेटरी नोट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से किसने शेयर्स खरीदे वो डिस्क्लोज करना मैंडेटरी नहीं है। ये काम चिदम्बरम साहब ने शुरू कराया था। क्यों कराया था इसके बारे में मुझे कोई क्लैरिफिकेशन, आप सब लोग समझदार ही हो कि अगर कौन शेयर्स खरीद रहा है वो ट्रेस बैक हो जाएगा पीछे तक, तो करप्शन का जो एक बहुत बड़ा जरिया है वो खत्म हो जाएगा शेयर मार्केट में। और अब लेटेस्ट बिटकॉइन जो शुरू हुए वो 100% करप्शन का अड्डा है। अगर जो हमारी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज है, जैसे कि इस केस में शेयर मार्केट के केस में सेबी अगर ठीक से काम नहीं करेगी तो शेयर मार्केट एक करप्शन का अड्डा है, क्योंकि विदाउट वॉचडॉग प्रॉपरली जितने भी जो इनके प्रोसीजर्स हैं अगर वो फॉलो नहीं किए जाएंगे तो ये घपला ही घपला है। कोई रिस्क ही ले रहा है अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, अगर सेबी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। वो भी मैं भी आपको समझाऊंगा कैसे, और अडानी साहब के केस के जरिए से ही समझाऊंगा। दूसरा, ईडी अपना काम ठीक नहीं कर रहा है। तीसरा, NIA अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। तो शेयर मार्केट एक ऐसा बड़ा दलदल है जिसमें सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। हमारे देश के जो नवरत्न हैं, जो PSUs हैं और बड़े बड़े PSUs, उनमें लूटमारी करने का अड्डा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब आप लोगों को सबको पता है कि CBI जैसी इंस्टीट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी की है कि केज पैरेट है। क्या आपको लगता है कि जिन अफसरों को आपने CEC में भी देखा ना, किस तरीके के आप हर जगह आप लोग भी और हम लोग भी एक एक संस्थान के ऊपर, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है उसके 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बैठ के क्या बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमारे ऊपर सरकार का दबाव है। आज भी जो ये कोलेजियम की वजह से लड़ाई हो रही है सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, जुडिशरी के बीच में, उसमें भी क्या बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लोग जजेस कि हमारे ऊपर सरकार से दबाव है, सरकार हमारा आर्म ट्विस्ट करके काम कराना चाहती है। यही हो रहा है ना। तो क्या सेबी में अफसर जो कि कोलेजियम यानी कि एक इंडिपेंडेंट माध्यम से नहीं आते, अमित शाह साहब ही उनको अपॉइंट करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे? क्या ईडी के लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं? क्या CBI के लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं? किसी भी संस्थान के लोग इंडिपेंडेंटली, NIA के लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। तो ये सिर्फ एक घपलेबाजी का ही अड्डा है शेयर मार्केट इस वक्त।
अगरचे ये सारी इंस्टीट्यूट्स ठीक से काम नहीं कर रहे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? 11 लाख करोड़ रुपए आप लोगों ने देखा ना, अभी चले गए। क्या इससे देश की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो खतरे में नहीं आती? क्या ये आतंकवाद की डेफिनेशन में नहीं आता? क्या अडानी साहब ने देश को इतने बड़े फाइनेंशियल खतरे में नहीं डाला है? ये आतंकवाद की डेफिनेशन में आता है। सेक्शन 15 आप सब लोग पढ़ लें, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो एनआईए को क्या इनके ऊपर केस नहीं करना चाहिए? एनआईए को क्या शाहीन बाग के जो स्टूडेंट्स थे, जिन लोगों ने सीए एनआरसी पे प्रोटेस्ट किए, उनके खिलाफ ही यूएपीए लगाना था? ये यूएपीए का केस नहीं है। कितना नुकसान कर लिया होगा अगर सरकार की बात हम जो झूठी है वो सच्ची भी मान लें। सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट ने, इन्होंने तो 11 लाख करोड़ तो डिक्लेयर्ड नुकसान कर दिया देश का। कितना फायदा होगा इससे चाइना को? हमारे देश के इतने सारे पैसे चले गए। और शेयर मार्केट की बात यह है कि जो पैसा कहीं से जाएगा वो कहीं आएगा भी। तो ये कहां गया 11 लाख करोड़? क्या ये चाइना तो नहीं गया? ये इंपॉर्टेंट बात है। तो एनआईए को क्या केस नहीं दर्ज करना चाहिए इसके खिलाफ? ईडी जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है देश में, क्या ईडी को ये इसमें एक्शन नहीं लेना चाहिए? सेबी ने अभी तक क्या एक्शन लिया इसमें? कुछ नहीं लिया ना। तो ये सब चीजें हैं जो देखने वाली हैं। अब इसमें क्या हुआ ये देखिए कि आम जनता का क्या नुकसान हुआ है। जो इसमें खेल हुआ है वो ये हुआ है कि अडानी साहब ने जेटली साहब की डेथ के बाद, जब अमित शाह साहब का एकदम वर्चस्व पूरी तरीके से आ गया, मोदी जी को कुछ कुछ बातें तो बताते होंगे, कुछ कुछ नहीं भी बताते होंगे, जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब आरएसएस और बीजेपी वाले भी आजकल आके हम लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि हम ही जो उनके साथ भी जुल्म और ज्यादती ये दोनों लोग कर रहे हैं, और गुजरात की जो एक मनुवादी मानसिकता की लॉबी है वो बाकी सब लोगों के साथ जो जुल्म और ज्यादती कर रही है, वो भी आके अब हमसे शिकायत करते हैं कि आप लोग आवाज़ और मजबूती से उठाओ। तो वही सब हमें ये बातें बताते हैं कि ज़्यादातर बातें तो अब अमित शाह साहब मोदी जी को भी नहीं बताते हैं, खुद ही कंट्रोल करते हैं। चलिए, इसकी सच्चाई का तो गवाह मैं नहीं हूँ, सुनी सुनाई बात है, बीजेपी के लोग ही बता रहे हैं मुझे। लेकिन अब जब उनकी बात सच्ची मान ली जाए तो अमित शाह साहब के पूरा कंट्रोल में आ गया। तो अडानी साहब ने क्या किया, उनकी सारी जितनी भी फ्लैगशिप कंपनीज है ना बड़ी बड़ी, उनके पास ऑलमोस्ट 3/4 शेयर्स हैं सबके, मतलब उस कंपनी के सारे शेयर में से 75% के आसपास उनके पास हैं। उन्होंने शेल कंपनीज बनाई मॉरिशस और केमन आइलैंड्स और दूसरे इस जगहों पे जो कि टैक्स हेवंस, यानी कि जहाँ पे टैक्स की ज़्यादा बंदिशें नहीं होती, ऐसी कंट्रीज़ में नकली आइडेंटिटीज़ बनाई। उनके थ्रू अपने बाकी भी शेयर्स खरीद लिए, और जब ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा शेयर्स उनके पास आ गए तो उन्होंने शेयर मार्केट में आर्टिफिशियली अपने शेयरों के दाम बढ़ाने शुरू किए। जब शेयरों के दाम, जिसकी असली वैल्यू 10 रुपये भी नहीं होगी, असली वैल्यू क्या होती है कि ये मेरा फ़ोन है आईफोन, ये जितने का भी है इसके खिलाफ इतने ही शेयर, अगर ये 70,000 का फ़ोन है या 1 लाख का फ़ोन है तो 1 लाख के शेयर ही इसके अगेंस्ट जारी होने चाहिए, या इससे जो प्रॉफिट हो सकता है उतने ही होने चाहिए ना, यही उसकी असली वैल्यू होती है। अब इसके अगर मैं आर्टिफिशियली क्रिएट करके इसको 10 लाख का बता दूं तो वो जो बाकी 9 लाख होंगे वो सिर्फ हवा हवा में होते हैं, जो कि देश के आम नागरिक जो शेयर्स खरीदते हैं उनको एक तरीके से ये झूठा या सच्चा लालच देके कि इसमें तुम्हें इनकम रेगुलर आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि ये इतना ज़्यादा महंगा हो गया शेयर। तो इन्होंने आर्टिफिशियली शेयर्स के रेट बढ़ाए। अब समझने की बात यह आएगी कि जी 90% शेयर्स अगर उनके पास थे, उनके लोगों के पास, तो अगर शेयर मार्केट में उनकी वैल्यू गिरेगी तो नुकसान तो सबसे ज़्यादा अडानी साहब का होना चाहिए, मगर ऐसा तो नहीं है। क्योंकि इन्होंने किया क्या, ये शेयर्स इनकी कीमत ज़्यादा दिखा के स्टेट बैंक से, दूसरे बैंकों से लोन लिए, और स्टेट बैंक और दूसरे LIC और दूसरे जो शेयर्स खरीदने वाली PSUs हैं उनसे इस रेट पे शेयर्स खरीदवाए और शेयर्स को गिरवी रख के लोन लिए हैं। समझ रहे हो आप? जिन शेयर्स की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है उनको आर्टिफिशियली, यानी कि अपने सिस्टम से, क्योंकि सेबी उनको कुछ नहीं बिगाड़ रही है, सेबी उनको रोक सकती है क्योंकि ये सेबी की नज़रों के सामने सब हो रहा है कि आर्टिफिशियली शेयर मार्केट में इनके रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। सेबी की मदद से एक तरह से इन्होंने उन बढ़े हुई कीमतों पे लोन लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लिए। अब लोन वापस तो वो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि बता देंगे कि मेरे आप शेयर ले लो, बैंक शेयर ही तो लेंगे और शेयर की कीमत कुछ है ही नहीं।
ये खेल इन्होंने किया है और दुनिया के सामने अब बहुत सारे हमारे विद्वान जो अपने आप को ऑनेस्ट पत्रकार बताते भी हैं, वो ये बता रहे हैं कि अडानी का 2.5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। उसका 1 पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ है, उसका ना कभी 1 पैसा लगा है, ना कभी उसका नुकसान होगा। अब क्या सिर्फ शेयर होल्डर्स का नुकसान हुआ है? अडानी ने यही सब घपलेबाजी करके सारा पोर्ट का बिजनेस कब्जा लिया हमारे देश में। आपको पता है सारे एयरपोर्ट्स अडानी के पास चले गए। अब अगर शेयर मार्केट में पोर्ट्स, और ये एयरपोर्ट्स ही बता रहा हूँ, और जो समुद्री जहाज जहाँ पे उतरते हैं वो शिपयार्ड्स, ये जितने भी पोर्ट्स हैं उसके, अडानी पोर्ट्स वगैरह, ये अगर जिन गिरवी रखे हुए हैं एक तरह से, क्योंकि उसके शेयर चले गए तो उनके एसेट्स भी जाएंगे ना, उनकी कंपनियां जब डूब जाएंगी तो क्या चाइना और दूसरे ऐसे देश जो हैं वो हमारे एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स नहीं खरीद लेंगी, जिनके साथ मिलके सारे धंधे हो रहे हैं? चाइना से 80-20 का हमारा डेफिसिट आ रहा है ना। तो ये कौन लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये आतंकवाद की घटना नहीं है? क्या ये देशद्रोह की घटना नहीं है कि एक ऐसा व्यक्ति देश के सारे एयरपोर्ट सब खरीद चुका है, जिसका खुद का कैरेक्टर यह है, जिसके खिलाफ इस तरह के सबूत हैं, और वो उनके खिलाफ तो क्या केस करेगा? मैं अडानी साहब को इन्वाइट कर रहा हूं कि जो ये सब बातें बोल रहा हूं मेरे खिलाफ ही केस करके दिखाएं। वहां तक जाने की यूएस तक जरूरत नहीं है, वो तो बोल रहे हैं कि यूएस में करेंगे, मैं तो बोल रहा हूं इंडिया में करें मेरे खिलाफ केस। मैं पूरे देश के सामने ये सच्चाई लाऊंगा, नहीं तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं वो सच है। सारा माइनिंग का बिजनेस, अब जब कंपनियां इतने सस्ते में खरीदी जाएंगी, क्या होता है उसके बाद? एनसीएलटी में क्या हो रहा है आजकल? जो कंपनियां बैंक करप्ट हो जाती हैं, अब ये बैंक करप्ट हो जाएगी ना। पैसे तो सारे इन्होंने साइफन ऑफ करके अपने पास कर दिए। ये किसका पैसा है? ये क्या आप लोग समझ रहे हैं? सिर्फ शेयर मार्केट में जो शेयर्स खरीदते हैं उनका पैसा है। पोर्ट्स में किसका पैसा लगा है? देश की जनता का हक है ना उस पर, देश की जनता के टैक्स से पैसा लगा है। देश की जनता का वैसे भी सारे देश के जितने भी एसेट्स हैं उस पर हिस्सा है। जो टैक्स पेयर नहीं है उनका भी तो हिस्सा है इन सब चीज़ों में, देश के सारी संपदाओं पे, क्योंकि हम मालिक है ना देश के, देश का एक एक नागरिक देश का बराबर मालिक है। तो ये सब जो है देश के साथ लूटामारी जो हो रही है, इसमें हमें जागरूक होना चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या है देश के सामने इस वक्त, जो हम सब लोगों की गरीबी, जो आम जनता आज हर चीज में। अब ये प्राइवेटाइजेशन का एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज्यादा हाईलाइट करके बता रहे हैं ना मोदी जी भी, और उससे पहले की सरकारें भी बताती रही हैं। यह है प्राइवेटाइजेशन का मॉडल कि एक ही रात में लाखों करोड़ का नुकसान। यह है प्राइवेटाइजेशन जिसके लिए जो सरकारी अफसर, जो सरकारी इदारे चल रहे थे उसको खत्म करके प्राइवेटाइज किया जा रहा है कि अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट करते हैं। यही लॉजिक दे रहे हैं ना, प्राइवेटाइजेशन करके अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन होगी। तो इसी तरीके से जो एजुकेशन प्राइवेटाइज हो रही है, वो भी सब एक तरह से अगर अडानी और अंबानी जैसे लोगों ने खरीद ली तो वो भी चाइना और दूसरे हमारे जो देश हैं उनके हाथों में चली जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों को प्राइवेटाइजेशन का, और खास तौर पे ये जो शेयर मार्केट में फ्रॉड हो रहे हैं बड़े बड़े, इसके लिए हमें जागरूक रहना है, आवाज उठानी है। मैं हर एक SC ST OBC माइनॉरिटी के व्यक्ति से, हर एक अम्बेडकराइट से ये गुजारिश करूंगा, खास तौर पे उन अम्बेडकराइट लोगों से कि इस पे आवाज उठाएं सोशल मीडिया के माध्यम से। जिसको भी शेयर मार्केट के बारे में समझ है वो इस बारे में एक कैंपेन लॉन्च करे, जैसा हम दूसरी चीज़ों के लिए करते हैं, जैसा हम रिजर्वेशन के लिए करते हैं। ये भी एक उतना ही अहम मुद्दा है, वरना देश का सारे एसेट्स ये लोग लूट कर भाग जाएंगे। जैसे नीरव मोदी बाहर है, जैसे ललित मोदी बाहर है। और ललित मोदी जी को भी मैं एक बार बताता चलूं कि इस देश में सभी लोग मुकुल रोहतगी नहीं है। मैं बता रहा हूं कि वो एक भगोड़े हैं, देश का पैसा लूट के देश से बाहर गए हुए हैं। अब मेरे खिलाफ कुछ करके दिखाएं, चाहे तो जैसे उन्होंने मुकुल रोहतगी जी को धमकी दी थी ना मरवाने की, मुझे भी दें धमकी मरवाने की, मैं उनका इलाज करूंगा और कानूनी रूप से करूंगा। ये देश की सरकार तो उन्हें लाना नहीं चाहती ना वापस, वो मेरे खिलाफ कुछ एक्शन ले, मैं लेके आऊंगा। मैं मुकुल रोहतगी नहीं हूं, और इस देश में हर एक लॉयर मुकुल रोहतगी नहीं है। तो आपने जो बदतमीजी की है ना लॉयर के साथ एक देश के, दोबारा मत करना, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। नहीं तो लॉयर कम्युनिटी वो है कि अपने किसी भी एक लॉयर कम्युनिटी के व्यक्ति के लिए साथ जो आपने बदतमीजी की है, अगर हम लोगों ने अपने दिल पे ले ली तो किसी मुकुल रोहतगी साहब को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही आपको ठीक कर देंगे। तो ये एक मैसेज ललित मोदी जी का भी देता चलूँ मैं। ललित मोदी, विजय माल्या, ये सब लोग जो देश का पैसा लूट के भाग गए हैं, ये इसी तरीके से अडानी साहब भी एक दिन भाग जाएंगे, तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? तो इसीलिए अमित शाह साहब, अगर ये मेरी बातें सच नहीं है, आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अडानी साहब के साथ नहीं है, तो NIA को और ED को तुरंत इसके पीछे लगाइए। सेबी के जो अफसरों ने ये सारी
धांधली अलाउ की है उनको अरेस्ट कराइए, और जिन भी बैंक से लोन लिए हैं इन्होंने धोखाधड़ी करके, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया अपने शेयर मार्केट में रेट बढ़ा के और उसके अगेंस्ट जो लोन लिए हैं उसके खिलाफ ईडी का भी मुकदमा होता है, यूएपीए का भी मुकदमा होता है, पीएमएलए का तो होता ही होता है। इससे बड़ा पीएमएलए का केस कोई नहीं है देश में अभी। अगर मेरी बात सच्ची नहीं है कि ये आपकी पुष्टपनाही से यानी कि आपकी सुपरविजन में सब हो रहा है, तो ये मुकदमा दर्ज कराइए और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने को तैयार हूं। मैं देश को लाखों करोड़ रुपए प्रधानमंत्री के पास ही जाएंगे ना, कंसोलिडेटेड फंड में ही जाएंगे। मैं अडानी साहब से ही सिर्फ एक इसी घोटाले में कम से कम 7 से 8 लाख करोड़ रुपए देश की जनता के लिए अडानी साहब से लेके दिलवाऊंगा, अगर मुझे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित शाह साहब बनाते हैं तो। और अगर मुझे तो खैर वो क्या बनाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई झेलने की तो उनमें हिम्मत नहीं है मेरे ख्याल से अभी। लेकिन अगर मुझे ना भी बनाए तो ईडी में अगर केस दर्ज नहीं कराते तो देश की जनता और खास तौर पे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग, अम्बेडकराइट्स, तो यही समझेंगे कि ये सब आपके इशारे पे, आपके कहने पे और आपकी सुपरविजन में, आपकी प्रोटेक्शन में ही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे